गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो एक्सरसाइज जो लेसन मैट्रिक्स चल रहा था उसमें आप लोगों ने पिछली वीडियो में दो आव्यूहों का गुणनफल पर आप लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग उन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये हेडिंग है, यह है आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमेयता, नॉन कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। यह दिया है बच्चों। इसका मतलब अभी आप लोगों ने इसके पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि दो आव्यूहों का हम लोगों ने गुणन पढ़ा था और दोनों आव्यूहों का गुणन कब पॉसिबल था ये भी आप लोगों ने देखा और गुणा भी कर रहे थे आप लोग। तो उस गुणा में का जो मैट्रिक्स का जो गुणनफल का मान आ रहा था उसको भी आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है। आज हम लोग देखेंगे आव्यूहों के गुणन, आव्यूहों का जो गुणन हो रहा है, दो आव्यूहों का जो गुणन हो रहा है कि अक्रम, यानी उसको अक्रम अगर A गुणे B करें यानी AB लिखें और BA लिखें तो देखें कि क्या ये दोनों कंडीशन में, दोनों गुणनफल में दोनों का मान आपस में बराबर होता है या नहीं होता है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, दो एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं जिसमें मैं मान लेता हूं, यहां से लिखता हूं कि कोई मैट्रिक्स A लिख रहा हूं और यहां से लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। तो इसका जो आर्डर है बच्चों, यह हो गया 2/3 का हो गया। और एक दूसरा कोई आव्यूह हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं 4 2 5 3 और 6 1 लिख देता हूं मैं। तो इसका जो आर्डर है 3/2 का है। अब हम लोग देखेंगे कि आव्यूहों के गुणन, यानी A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है और इसका गुणा किया जाए। गुणा करने के बाद यह देखा जाए कि क्या यह कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग AB निकालें बच्चों। AB जब हम लोग याद करेंगे तो AB कैसे निकालेंगे बच्चों कि इसका यह R1, अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यह R1 है और यह C1 है। तो R1 का गुणा C1 में करेंगे और संगत अवयव में करेंगे और संगत अवयव में गुणा करते हुए उसको जोड़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 का जब C1 में गुणा होगा तो संगत अवयव का मतलब 1 गुणे 4 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 गुणे 4 करेंगे, प्लस लिखेंगे 2 गुणे 5 करेंगे, 2 गुणे 5 हो गया, प्लस 3 गुणे 6 हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने R1 का C1 में गुणा कर दिया। अब R1 का C1 में गुणा हो गया बच्चों। अब हम लोग R1 का गुणा करेंगे C2 में करेंगे, तो यह हो गया C2 और इसके संगत अवयव में हम लोग गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे। तो R1 का जब C2 में गुणा होगा बच्चों
तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, अर्थात 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। यहां से इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां से चलेंगे, अब अगला स्टेप जब चलेंगे बच्चों, तो यह होगा R2 और R2 का गुणा किस में होगा, C1 में होगा पहले। अब R2 का गुणा होगा C1 में, तो संगत अवयव में गुणा करते चलिएगा। R2 है और यह C1 है, तो R2 की जगह पर इसमें पहला और एलिमेंट जो है 4 है, तो लिखेंगे 4 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 6 हो जाएगा। और R2 का अब C2 में गुणा करेंगे बच्चों, R2 का गुणा C2 में करेंगे। तो जब R2 का गुणा C2 में लिखेंगे तो संगत अवयव का गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे बच्चों। तो यहां से 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 और प्लस 6 गुणे 1 हो गया। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यह मिलेगा क्या बच्चों, यह हो गया 4, यह हो गया 10, यह हो गया 18 और यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6 और यह होगा 3 होगा। यहां से अगर देखेंगे तो यह 16, यह 25 और यह 36 हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो यह 8, यह 15 और यह 6 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, तो जब जोड़ेंगे हम लोग तो यह कितना हो जाएगा, 18 4 22, 22 और 10 32 हो गया है, ये 32 हो गया, ये 36 9 तो 11 हो गया। और यहां से देखें तो 6 6 12 5 17, 17 को 7 हासिल 1 हो गया, तो 3 1 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया। और यहां पर अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा 6 5 11 और 8 19 19 और यह हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, मैं नियम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह जो आव्यूह आया बच्चों, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रो यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम यानी 2/2 का आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहां क्या देख रहे हैं कि ए बी आ गया या एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग इसी को हम लोग B इंटू ए लिखा जाए और देखा जाए कि B इंटू ए करने पर, गुणा करने पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले गुणा करने पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहां से अब आप लोग यह मत समझिएगा कि 2/3 है और 3/2 है तो 3 आपको मिल रहा था, तो गुणा संभव हो रहा था, तो ये 2/2 का रिजल्ट मिला। और इसको मैं पहले कर दूंगा, 3/2 करूंगा, 2/3 करूंगा, तो वो 3/3 का आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 2/2 है, वो 3/3 है, तो ये दोनों का गुणनफल का जो मैट्रिक्स आया वो सेम नहीं होगा। इसको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आप लोग देखेंगे तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वो क्रम निर्णय नियम का पालन करता है और कहीं पर नहीं करता। तो कहां पर नहीं करता ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया, चाहे वो स्क्वायर ही मैट्रिक्स क्यों ना हो, है ना, और उसका A इंटू बी हम लोगों ने निकाला। अब दूसरी कंडीशन में हम लोग B इंटू ए निकालते हैं, तो B इंटू ए हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों। अब चलिए B इंटू ए हम लोग ज्ञात किया जाए। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, पहले B लिखेंगे और B कितना दिया हुआ बच्चों, B का मान जो दिया हुआ है मैं फिर से लिख देता हूं, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है,
तो इसका क्रम जो है 3/2 का है। और ए है, इधर लिख देता हूं, ए क्या है 1 2 3 यहां लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है और 4 5 6 लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑर्डर है बच्चों यह हो गया 2/3 का हो गया। तो अब देखा जाए कि क्या गुणा संभव है कि या कि नहीं है, गुणा इसका पॉसिबल है या कि नहीं है। तो आप लोग देखेंगे क्या कि इसका गुणा पॉसिबल होगा, संभव होगा। क्यों संभव होगा? क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या क्या है, दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है। इसलिए जो रिजल्ट आएगा गुणनफल संभव है, पॉसिबल है, और जो गुणनफल आएगा बच्चों वो आएगा 3/3 का आएगा। तो हम लोग यहां से जब बी ए लिखेंगे बच्चों, बी ए हम लोग लिख रहे हैं, तो बी ए में क्या लिखेंगे कि इसका R1 का गुणा और इसके C1 के संगत अवयव में गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे। तो यहां से होगा 4×1, 4×1 और प्लस 1×4 हो जाएगा। अगला स्टेप देखें, R1 का C2 में गुणा करेंगे। तो R1 का जब C2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 4×2 होगा, प्लस 4×2 हो गया और 1×5 हो जाएगा। अब यहां से R1 का गुणा C3 में लिखेंगे। तो जब C3 में गुणा होगा बच्चों तो 4×3 होगा, यहां से लिखेंगे 4×3 और प्लस 1×6 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग गुणा करेंगे, R2 का गुणा करेंगे C1 में गुणा करेंगे। तो R2 का जब गुणा करेंगे C1 में तो यह होगा संगत अवयव का, यानी 5×1 धन 2×4 हो जाएगा। 5×1 धन 2×4 हो गया। इसके बाद यह R2 का गुणा C2 में लिखेंगे। तो 5×2 धन 2×5 हो जाएगा। अब यहां से R2 का गुणा C3 में लिखेंगे। C3 में गुणा करते हुए यानी संगत अवयवों में गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा 5×3 और प्लस 2×6 हो गया। अब अगला स्टेप देखेंगे तो यह आ गया R3 और R3 का गुणा होगा C1 में गुणा होगा बच्चों। तो R3 का गुणा अगर C1 में करें लिखेंगे तो यह होगा 6×1 प्लस 3×4 और यहां से R3 का C2 में जब गुणा होगा तो 6×2 प्लस 3×5। यहां पर देखिए बच्चों R3 का गुणा C3 में होगा तो यहां से लिखेंगे 6×3 प्लस 3×6 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यह आएगा BA आएगा। और यह कितना आएगा बच्चों, यह हो जाएगा 4 और प्लस 4 यह होगा 8 हो जाएगा। इसमें 4 गुना के 8 हो गया और प्लस 5 हो गया, इसमें 12 हो गया और प्लस 6 हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो 5 और 8 हो गया, इसमें 10 और प्लस 10 हो गया, इसमें 15 और प्लस 12 हो गया। इसमें क्या होगा बच्चों 6 और प्लस 12 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा 12 और प्लस 15 होगा। यहां से क्या हो जाएगा 18 और प्लस 18 होगा। अब देखना बच्चों, अब आगे यहां से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां से BA का मान जो आएगा बच्चों जोड़ देंगे और जोड़ने पर आएगा क्या, यह 8 हो जाएगा, यहां 13 हो जाएगा
और ये कितना होगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 हो गया, और यहां पर 20 हो गया, और ये जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 18 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 27 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर आया बच्चों ये 3/3 का आया। तो इसीलिए आव्यूहों के गुणन की अक्रमविन्मेयता का नियम हम लोग क्या देखे कि अगर कोई मैट्रिक्स हमने लिया और इन दोनों मैट्रिक्स का हमने एक बार ए बी लगाया तो ए बी पर यह आपको मैट्रिक्स आ गई, और एक बार बी ए हमने जब गुणन किया तो इसका मान यह आ गया। तो अब आप लोग बताओ क्या बच्चों ए बी बराबर बी ए होगा? तो आप लोग देख रहे हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से हमें यकीन है कि आप लोगों को जो ए बी हम लोगों ने गुणा किया और एक बार बी ए का गुणा किया, और दोनों कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जो मैट्रिक्स आया वे दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से बच्चों पहले इसको आप लोग नोट करेंगे, अब अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट कर लें बच्चों। मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल यही रहेगी, इसमें कुछ स्टेप और आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दो आव्यूह लेकर के हम लोगों ने देखा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्या यह हर मैट्रिक्स पर यह काम करेगा? यह लॉ हर मैट्रिक्स पर नियम फॉलो करेगा, या कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिस पर यह नियम फॉलो नहीं करेगा? जैसे यहां पर क्या कह रहा है कि गुणन का अक्रम हम लोगों ने देखा कि ए बी और बी ए को जब हम लोगों ने गुणा करके देखा तो यह दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आया। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि क्या यह हर मैट्रिक्स पर लागू होगा या कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहां ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाएंगे। ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यह जो होगा ए बी बराबर बी ए होगा यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं भी करेगा और करेगा। तो नहीं करेगा तो वो तो आप लोगों ने दो मैट्रिक्स आप लोगों ने देख लिया। अगर यह ए बी बराबर बी ए होगा तो किस मैट्रिक्स पर यह लागू होगा? तो इसके लिए आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स पर यह लागू हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स पर यह ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह समझ लीजिए आप लोग, इसको कहते हैं, आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, फिर मैं इसको बताता हूं आप लोगों को। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो। उस कंडीशन में हम लोग देखा जाए। जैसे अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल मैं दो बनाता हूं और यहां से मैं लिखता हूं ए बराबर, मान लीजिए यहां पर लिख दिया 3 0
0 4 लिख दिया। तो यह 2/2 क्रम का हो गया। और एक मैं और लिखता हूं B, जो डायगोनल मैट्रिक्स वो भी बना दें। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम लोग अगला लिखते हैं तो मान लीजिए लिख देता हूं 5 0 0 6 लिख दिया। तो यह भी 2/2 का है। अब यहां ध्यान देना बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स में इसलिए कहा हूं कि यह मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष अवयव जो हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है यानी इकाई या भी होता है, तो यही मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो जाते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक को छोड़ करके या कोई भी अवयव हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी दिया है, और डायगोनल मैट्रिक्स ये भी दिया हुआ है। तो ए है और ये बी है। अब इसमें हम लोग ए बी करके देखा जाए, यानी ए और बी का गुणा करके हम लोग देखा जाए क्या आता है। तो पहले तो गुणा पॉसिबल है कि नहीं है, तो गुणा पॉसिबल है। ये चीज कि 2 इसका ये मिल रहा, और जो आएगा जो गुणनफल आएगा वो भी इसमें 2/2 का होगा। तो आप लोग बच्चों घर पर यह 3/3 का भी आप लोग बना करके देख सकते हैं। तो अब पहले इसमें हम लोग ए बी देखा जाए कि ए बी का मान कितना आता है। ए बी का मान अगर निकालेंगे तो यह हो गया R1 और यह हो गया C1। तो संगत अवयव में हम लोग गुणा करेंगे बच्चों। तो यहां से होगा 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5, और यह हो जाएगा 0 + 0 अर्थात 0 ही होगा, 0 + 0 हो जाएगा, है ना। यहां से 3 गुणे 5 हो गया, यहां से 0 गुणे 0, तो यह तो 0 ही होगा। तो 3 गुणे 5 और मैं 0 कर दे रहा हूं, देख लीजिए 3 गुणे 5 और प्लस 0 गुणे 0 का मतलब 0, ये 0 गुणे 0 था। अगला अगर देखेंगे तो R1 का C2 में गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 0 और प्लस 0 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर देखें हम लोग, अगला हम लोग देखें तो यह हो गया R2, और R2 का जब गुणा होगा किसमें C1 में होगा, तो यह हो जाएगा 0 गुणे 5 और प्लस 4 गुणे 0 हो जाएगा। अगला अगर देखेंगे तो R2 का गुणा C2 में होगा, तो 0 गुणे 0 होगा और प्लस 4 गुणे 6 होगा। अब आगे हम लोग देखें बच्चों तो यह ए बी हो गया, यह हो जाएगा 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही हो जाएगा। ये 0 ये 0 तो ये भी आ गया 0, ये हो जाएगा 0, यह भी हो गया 0, और यह हो जाएगा 0 और 4 छक्का 24 हो गया। तो इस तरह से 2/2 का यह आर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग को मिल गई, और इसमें ए बी का मान जो मैट्रिक्स आया यह हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी ए निकालेंगे। अब हम लोगों ने ए बी निकाला, और एक बार बी ए जब निकालेंगे तो उसको जरा देखा जाए बच्चों कि बी ए का मान कितना आ रहा है। तो बी वाले को पहले लिखना पड़ेगा। यह हो गया था 5 0 0 6, और ए का मान थोड़ा बाद में इसको लिखना पड़ेगा। तो ए वाला कितना था 3 और 0 और 0 और 4 है, ये भी 2/2 आर्डर का है। तो जब हम लोग बी ए निकालेंगे बच्चों, बी ए निकालेंगे तो बी ए देखा जा कितना आ रहा है बच्चों। तो बी ए जब निकालेंगे तो इसका यह हो गया R1 और यह हो गया C1। तो R1 में C1 के संगत अवयव का गुणा करते हुए चलेंगे, तो यह हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 0। R1 का C2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 गुणे 0 और प्लस 0 गुणे 4 हो जाएगा।
अगला देखेंगे R2 का गुणा होगा C1 में, समझ में आ रहा बच्चों ना। R2 का गुणा होगा C1 में, तो यहां से हो जाएगा 0 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 0। यहां होगा R2 का C2 में गुणा करेंगे तो 0 गुणे 0 और प्लस 6 गुणे 4 हो गया बच्चों। तो इस तरह से BA का जो मान आया बच्चों, हम लोगों ने देखा कि यह हो गया 15 हो गया, और यह हो जाएगा 0, और यह हो गया 0, और यह हो गया 24। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 का आ गया। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या यह AB और यह BA जो मैट्रिक्स आई है बच्चों, क्या इन दोनों का मान बराबर है? तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, दोनों का मान आपस में बराबर है। तो इसलिए यह AB बराबर BA होगा किस कंडीशन में? जब वह डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, तो उस कंडीशन में AB और BA आपस में बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे, सॉरी, ये AB बराबर BA होंगे। और यदि ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होंगे, उस कंडीशन में AB नॉट इक्वल टू BA होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह हेडिंग जो दिया था मैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो घर पर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, घर पर आप लोग देख लीजिएगा कि अगर मैं A बराबर लिखता हूं 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, तो 3/3 का है। और एक B मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां से लिख देता हूं 6 0 0 0 5 0 और 0 0 4, और ये भी 3/3 का है। तो इस यहां पर घर पर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, और जरूर लगाइएगा कि AB का मान निकालिएगा, एक बार AB का मान निकालिएगा और एक बार BA का मान निकालिएगा, और उस कंडीशन में देखिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है या कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम अगली हेडिंग आप लोगों को बताते हैं, तब तक इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें बच्चों। मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग जल्द से इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों, यह अगली हेडिंग है 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल, आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। इसका क्या अर्थ होगा बच्चों, यह ध्यान देना कि अगर 2 शून्येतर आव्यूह यानी नॉन जीरो मैट्रिसेस, यानी कोई 2 ऐसे आव्यूह हों जो जीरो मैट्रिक्स न हो, और उन दोनों का जब गुणा किया जाए, तो जो गुणा करने के बाद जो उसका आव्यूह जो रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट जो आएगा, जो आव्यूह आएगा, वह जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। माने ऐसे कोई 2 आव्यूह हम लोग लेंगे जो शून्य आव्यूह नहीं होंगे, परंतु जब उन दोनों का गुणा किया जाएगा तो वह जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। इस जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका प्रयोग ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया जाए। जैसे अब यहां पर ध्यान देना कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, अर्थात मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह से लिखता हूं, A लिख देता हूं,
और यहां पर लिख देता हूं जैसे 0 0 और 2 4 लिख दिया, और यहां पर हो गया 2/2 का हो गया। b जो है कोई दूसरा आयु हम लोग लिखते हैं, यहां से मैं लिख देता हूं, मान लेता हूं यहां से लिख दिया 5 और 6 लिख दिया, 0 और 0 लिख दिया, और यह भी हो गया 2/2 का हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और यह भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग ए बी निकाला जाए, और ए बी निकालने के बाद देखा जाए कि उस ए बी का मान क्या आ रहा है। तो यहां पर जब हम लोग ए बी का मान निकालेंगे बच्चों, तो यह होगा R1 और यह होगा C1। ठीक है बच्चों, तो R1 के C1 के मान संगत अवयव का गुणा करके जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 0 × 5 और प्लस 2 × 0 होगा, 2 × 0 होगा। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वीडियो जो आप लोगों के बीच में जा रही है बच्चों, यह आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताया करिए कि आर्टिकल समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही तो हम उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिख करके जरूर हमें बताएं कि आर्टिकल हम लोग को समझ में आ रही है, यानी जो दो मैट्रिक्सों का गुणनफल हुआ है वह गुणनफल आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा। यहां से हमने R1 का C1 में गुणा किया तो 0 × 5 हुआ प्लस 2 × 0 हुआ। अब R1 का हम लोग C2 में गुणा करेंगे, तो R1 का C2 में गुणा करेंगे तो 0 × 6 होगा और प्लस 2 × 0 हो जाएगा बच्चों। अब अगला देखेंगे, यहां से है या R2 है और R2 का गुणा हम लोग C1 में लिखेंगे करेंगे, तो संगत अवयव का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0 × 5 और प्लस 4 × 0। ठीक है, अब R2 का गुणा C2 में लिखेंगे संगत अवयव में, तो 0 × 6 होगा और प्लस 4 × 0 होगा बच्चों। तो इस तरह से ए बी जो आया बच्चों, यह हम लोग देख लें क्या आ रहा है। यह हो गया 0 और 0, तो यह भी 0 हो गया। यह 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, अर्थात यह भी 0 हो गया और यह भी क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका ऑर्डर जो आया यह आ गया 2/2 का आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देख रहे हैं कि A एक मैट्रिक्स है और B एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, वो भी है। और जब दोनों का गुणा कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो गुणनफल आ रहा है, यह जो आ रहा है जीरो मैट्रिक्स आ जा रही है, जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो यहां से जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें का फर्स्ट कॉलम और इसमें का सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया। अगर आप लोग बी को पहले बनाना चाहते हैं तो बी में अगर आप लोग ऐसे पूरा करेंगे तो नहीं 0 आएगा। आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। जैसे यहां से मैं बी अगर यहां लिखता हूं या यहां से, तो इसमें होना क्या चाहिए कि 0 0 होना चाहिए और यहां पर हमको 5 6 बनाना पड़ेगा। और ए अगर यह है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा 2 4 और यहां लिखना पड़ेगा 0 0। तो इस कंडीशन में बी जब ए निकालेंगे, आप लोग घर पे निकाल करके देख लीजिएगा बच्चों, तो बी ए जो आएगा वह जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह जो समझाया हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
यहां से ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो मैट्रिक्स है यह नॉन जीरो मैट्रिक्स है और यह भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया तो जो प्रोडक्ट आया, जो गुणनफल इसका आया, वो आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जीरो है और इसमें सेकेंड रो का एलिमेंट जीरो है। इस कंडीशन में जब गुणा किया गया है तो वह जो रिजल्ट आया है, जो मैट्रिक्स आई है बच्चों, वो क्या आ गया? जीरो आ गया। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं। अब इसके बाद इसमें कुछ नियम अभी और बचे हैं, उस नियम को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।